अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं 9th क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बाकायदगी से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो सूरत में इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सेल साइकिल, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये जिक्र करने वाले हैं कि सेल साइकिल किस चीज को कहा जाता है। साइकिल का मतलब होता है एक चक्कर। सेल का एक चक्कर, सेल का एक जगह से शुरू हो जाना और फिर वापस वहीं पर आ जाना, ये जो चक्कर होगा पूरा ये कहलवाएगा सेल साइकिल। समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। मिसाल आप ये समझ लें कि एक सेल है, यहां पर ये सेल अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर रहा है। सेल ग्रोथ जब हो जाएगी, जब सेल स्मॉल से बिगर हो जाएगा, ग्रो कर लेगा, ग्रो करने के बाद ये रुकेगा नहीं, बल्कि ग्रो करने के बाद ये अपने जैसे और सेल्स को बनाएगा। यानी कि ये सेल जो है ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन की तरफ चला जाएगा। सेल अपने आप को डिवाइड करेगा और मुख्तलिफ सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो सेल होगा ये सेल कहलवाएगा पेरेंट सेल, और इस सेल के नतीजे में जो दूसरे सेल्स बनेंगे उन सेल्स को कहा जाएगा डॉटर सेल्स। अब समझ लें कि अगर हमारे पास ये एक सिंगल सेल था, इस सिंगल सेल में से हमारे पास दो सेल प्रोड्यूस हुए हैं। अब जो ये दो सेल होंगे ये नहीं रुकने वाले, बल्कि ये भी सेल ग्रोथ करेंगे, और जब ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा ये डिवीजन की तरफ चलेंगे। यानी कि ये एक साइकिल चलता रहेगा। साइकिल किस तरह से चलेगा? सेल ग्रोथ, फिर उसके बाद सेल डिवीजन, फिर उसके बाद दोबारा सेल ग्रोथ की तरफ जाना। ये जो साइकिल होगा ये पूरा साइकिल कहलवाएगा सेल साइकिल। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले समझ लें कि जो सेल ग्रोथ का पीरियड है, वो वक्त, वो टाइम जिसके अंदर सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है, उससे हम कह रहे हैं इंटरफेज, या दूसरा हम उसे कह रहे हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। ऐसा फेज जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं कर रहा, डिवीजन नहीं कर रहा यानी कि वो रेस्ट भी नहीं कर रहा, बल्कि वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन। इंटरफेज के अंदर सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन, सेल अपने आप को तैयार करता है ताकि वो डिवीजन की तरफ जा सके। तो इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसको कहा गया है G1 फेज, दूसरा हिस्सा जिसको S फेज कहा गया है, और तीसरा हिस्सा जिसको G2 फेज कहा गया है। ये तीनों हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सेल जो है M फेज की तरफ चला जाएगा, यानी माइटोसिस की तरफ चला जाएगा, यानी सेल डिवीजन की तरफ चला जाएगा। अब एक चीज ध्यान में ये भी रखिएगा कि सेल का जो सबसे ज्यादा पीरियड लेता है, जो वक्त, जो सबसे ज्यादा फेज पीरियड ले रहा है, टाइम ले रहा है, वो है इंटरफेज। 90% ऑफ द टाइम ऑफ सेल लाइफ, सेल की जो 90% की जो जिंदगी है, वो वक्त जो है वो जा रहा है इंटरफेज के अंदर। बाकी 10% जो टाइम है उसका वो सेल डिवीजन की तरफ जाता है। यानी सेल ज्यादातर अपनी जिंदगी का लंबा अरसा अपने आप को तैयार करने में लगा लेता है, फिर तैयार होने के बाद वो डिवीजन की तरफ जाता है। अब एक और चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंटरफेज को अगर जिक्र करें, तीन हिस्से, इंटरफेज के तीन हिस्से, G1, S फेज, G2। G1 फेज की शुरुआत करें कि होता क्या है G1 में। पहला फेज है, पहला स्टेप है, इसके अंदर सेल साइज इंक्रीज, सेल साइज बढ़ेगी। दूसरा ऑर्गेनेल्स इंक्रीज्ड, जो सेल के मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनेल्स है, प्रोटीन्स है, वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, वो एंजाइम जो कि एस फेज के अंदर काम आने वाले हैं। एस फेज में किस तरह से एंजाइम आएंगे काम? पहले ध्यान में रखिएगा कि एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, यानी कि एस फेज के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस होने वाली है। कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी एस फेज के अंदर? एस फेज के अंदर दरअसल जो है डीएनए प्रोड्यूस होता है। डीएनए प्रोड्यूस होता है मतलब क्या डीएनए पहले नहीं था? डीएनए मौजूद जरूर था, लेकिन डीएनए की कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है इन एस फेज,
और डबल करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे वो प्रोड्यूस हुए थे G1 फेज के अंदर। इस फेज को हम सिंथेसिस फेज कह रहे हैं, यानी वहां पर कोई चीज बन रही है। और कौन सी चीज बन रही है? डीएनए बन रहा है। डीएनए बढ़ेगा तो आपको मालूम है क्रोमोसोम भी डीएनए का बना होता है, यानी कि क्रोमोसोम भी डबल हो जाएगा। तो एस फेज के अंदर असल में डीएनए डबल हो रहा है, क्योंकि जब आगे सेल्स डिवाइड होंगे तो उनके अंदर जो है डीएनए इक्वल होना चाहिए, इसीलिए डीएनए डबल होगा एस फेज के अंदर। फिर बात करें G2 फेज के बारे में। एंजाइम्स और ऑर्गेनेल्स वो बनेंगे जो कि रिक्वायर्ड है फॉर सेल डिवीजन। वो ऑर्गेनेल्स, वो प्रोटीन्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो एंजाइम्स जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, अब G2 फेज के अंदर वो चीजें प्रोड्यूस होंगी। एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपको मालूम है सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन के अंदर, या फिर उसमें से जो फाइबर्स निकलती है स्पिंडल फाइबर्स, उनका भी काम होता है। तो ये जो प्रोड्यूस होंगी ये प्रोड्यूस होंगी ड्यूरिंग द G2 फेज। फिर उसके बाद जैसे ही ये इंटरफेस कंप्लीट होगा, इंटरफेस के कंप्लीट हो जाने के बाद सेल जो है वो दाखिल हो जाएगा एम फेज के अंदर, यानी कि सेल अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा। और आपको मालूम है एम फेज की 4 हिस्से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिनको हम बाद में तफसील से जिक्र भी करेंगे। अब अगर हम बात करें एम फेज की, तो इसके अंदर सेल अपने आप को पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर उसके बाद सेल अपने जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, यानी फिर साइटोकाइनेसिस होगी। एम फेज के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, फिर होगी साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल की डिवीजन होगी। तो पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर जो है 2 सेल बनेंगे। यहां पर देखें पहले सिंगल न्यूक्लियस था, फिर 2 न्यूक्लियस हो गए, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई, तो यानी कि 2 सेल हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। ये होगा एम फेज के अंदर। फिर बात करें अगर हम आगे के G1 एस फेज G2 इंटरफेज में एक ऐसा मरहला भी चला आता है जिसके अंदर सेल अपनी प्रिपरेशन को रोक लेता है, सेल रेस्ट के अंदर चला जाता है, और उस रेस्टिंग कंडीशन को हम कहते हैं G0। G0 इज बेसिकली द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ सेल। सेल जिस फेज के अंदर अपने आप को रेस्ट करा देता है, यानी वो फर्दर डिवीजन नहीं कर रहा, तो उस फेज को जो है G0 फेज कहा जाता है, जिसके अंदर सेल अपनी आप को स्टॉप कर लेगा, डिवीजन को, प्रिपरेशन को स्टॉप कर देगा। डिवीजन तो होगी नहीं, प्रिपरेशन को स्टॉप कर लेगा, सेल एक रेस्ट के अंदर चला जाएगा। रेस्ट के अंदर क्यों चला जाएगा? मिसाल के तौर पर अनफेवरेबल कंडीशंस हो, यानी कि अगर हालात साजगार नहीं है। हालात कैसे साजगार नहीं है? वाटर नहीं है, फूड नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, उस दौरान सेल अपने आप को रोक देगा, क्योंकि अगर वो डिवीजन की तरफ गया तो सेल को नुकसान है, सेल डेथ हो सकती है। तो उस दौरान सेल अपने आप को रोक लेगा, डिवीजन की तरफ नहीं जाएगा, रेस्ट में रहेगा ताकि अपने आप को बचा सके। यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, जो मजीद डिवीजन नहीं करना चाहते, तो वो भी रेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो ये रेस्ट जो है फॉर टेम्पररी, फॉर शॉर्टर पीरियड भी हो सकती है, एंड फॉर परमानेंटली भी हो सकती है, हमेशा के लिए भी ये G0 के अंदर सेल रह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट के अंदर भी आप जो है पूरे ही एम फेज को और इंटरफेज को दोनों को देख सकते हैं। यहाँ G1 एस फेज और दूसरा हमारे पास जो है G2 फेज, और G0 को भी यहाँ पर बताया गया है, और एम फेज के जो 4 हिस्से हैं उनको भी बताया गया है। फिर यहाँ से दोबारा देखें तो दोबारा से जो है सेल साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल, द न्यू चैप्टर। तो आगे की वीडियोस के अंदर हम इसके मजीद हिस्सों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।